हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको मिसलेनियस के 7 क्वेश्चन डिस्कस करवा दिए थे। अब हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप करते रहिए, एक्सरसाइज करके ही वीडियो देखा करिए। अगर आपने लगातार देख रहे हैं तो इसका मतलब आपने डेफिनेटली कर लिया है, नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है आपसे कि शो दैट फॉर एनी टू सेट्स, कोई भी दो सेट्स हैं ए एंड बी, दीज टू फॉलोइंग रिलेशंस होल्ड। मींस A is equal to A intersection B union A minus B and A union B minus A is equal to A union B। अगर आप इसको वेन डायग्राम से ऑब्जर्व करना चाहें तो these two questions are very much obvious, एकदम ऑब्वियस टाइप के क्वेश्चंस हैं। इसमें हम पहले वाले का डायग्राम बनाएंगे और इसमें दूसरे वाले का। ठीक, एक सेट है A, एक सेट है B। उसने बोला कि A की वैल्यू, अगर ये A है ये B है, तो A की वैल्यू A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B कौन सा पोर्शन है? ये वाला। यूनियन, इसका यूनियन किसके साथ? A माइनस B। A माइनस B कौन सा सेट होता है? A माइनस B वो सेट होता है जिसमें केवल A के एलिमेंट्स हो, B वाले ना हो। ये वाले वो लाइंस जिनका स्लोप -1 है। ठीक, तो ये A इंटरसेक्शन B, इसका यूनियन लेकर लेते हैं हम A माइनस B के साथ, तो ये कौन सा सेट बन रहा है? A। वेरी वेल ट्रू। दूसरे वाले पे आते हैं। उसने बोला A का यूनियन किसके साथ? B माइनस A के साथ। तो ये A है, ये B है। B माइनस A क्या होगा? वो एलिमेंट्स जो B में है लेकिन A में नहीं है, B में है लेकिन A में नहीं है। इसका यूनियन अगर हम A के साथ लेते हैं तो क्या मिलता है? टोटल A यूनियन B मिला। सिंपल। लेकिन ये प्रूफ एग्जाम में तो लिख नहीं सकते हो। एग्जाम में लिखोगे तो कहा जाएगा बच्चों ऐसे किसी चीज को प्रूफ नहीं किया जाता। कैसे किया जाता है? यू हैव टू राइट डाउन द रीजंस। अभी डायग्राम में क्या रीजंस लिखाओगे? तो देखिए, फर्स्ट वाले का प्रूफ, टू प्रूव दैट A is equal to A intersection B union A minus B। और हमने आपको क्या बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए इफ यू हैव टू प्रूव कि एक सेट दूसरे सेट के बराबर है, यू हैव टू प्रूव कि द फर्स्ट सेट A is a subset of A intersection B union A minus B and दोनों होने चाहिए, and A intersection B union A माइनस B इज ए सबसेट ऑफ A। ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों बराबर हो जाएं। तो चलिए प्रूफ करते हैं। यहां आपको गिवन कुछ भी नहीं है, सिर्फ गिवन क्या है? A एंड B आर टू डिफरेंट सेट्स, बस। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूफ करना है कि A इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट, A इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट। देखो करना क्या नहीं बच्चों, जब डायग्राम हमने बनाया तो आपको ये पता चल चुका है कि दिस इज अ वेरी वेरी ऑब्वियस स्टेटमेंट। ये एक बहुत ही ऑब्वियस स्टेटमेंट है, तो इसका प्रूफ भी कैसा होगा? एकदम ऑब्वियस होगा। आपको लगेगा ये क्या रीजन दे रहे हैं, लेकिन यही रीजंस देने हैं आपको। ठीक, हम ये कहेंगे कि इस A का हम कोई भी एलिमेंट उठाएंगे एंड विल प्रूव कि उसका हर एलिमेंट इसमें लाई करता है। चलिए, तो X belongs to what? A set A। इसका मतलब A किस में बिलोंग करेगा? A या तो उस पोर्शन में बिलोंग करेगा जो कि केवल A में है और B में नहीं है। ठीक, और X belongs to A intersection B। भाई दो ही पोर्शंस है, ये B है, ये दो सेट्स में, दो पार्ट में इसको बांट दे रहा है, वो जो B में है वो जो B में नहीं है। तो इसका मतलब A का अगर हम कोई एलिमेंट उठाते हैं तो वो या तो B में नहीं होगा या B में होगा। ठीक भाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये देखो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप चाहो तो पहले ऐसे भी लिख दोगे, दिस इंप्लाइज दैट X बिलोंग्स टू B और X डज नॉट बिलोंग्स टू B एंड X बिलोंग्स टू A। तो है ही, दो ही पॉसिबिलिटीज है ना कि जो X आपने A का उठाया है वो या तो B में बिलोंग करेगा या B में नहीं बिलोंग करेगा। इसका मतलब
कि या तो x बिलोंग्स टू a एंड b बोथ, a इंटरसेक्शन b दोनों में बिलोंग कर गया, ठीक, और x a को बिलोंग करता है b को नहीं बिलोंग करता है, मींस x बिलोंग्स टू a माइनस b, ठीक। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, बीच में और लगा है तो यूनियन आ गया a माइनस b। अब x का हर एलिमेंट इसमें भी बिलोंग कर रहा है, तो हम ये क्या कहेंगे कि a इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। हमने ये प्रूफ कर दिया कि a इसका सबसेट है। चलिए अब दूसरी साइड जाते हैं। लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। हमने इसका एलिमेंट उठाया, जिसको जिसका सबसेट प्रूफ करना है छोटे वाले का एलिमेंट उठा लो। इसका मतलब x कहां बिलोंग करेगा कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b और x बिलोंग्स टू a माइनस b, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू x, सीधा भी आप लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। या फिर आप लिख दीजिए, और रीजन लिखने का मन कर रहा हो तो लिख दीजिए कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। मतलब इसके सारे के सारे एलिमेंट्स या तो एक a को बिलोंग करेंगे b को बिलोंग नहीं करेंगे, या a को बिलोंग करेंगे b को नहीं बिलोंग करेंगे। a को बिलोंग करेगा b को नहीं, b को भी बिलोंग करेगा, a को बिलोंग करेगा b को नहीं बिलोंग करेगा। मतलब इन एवरी केस x बिलोंग्स टू व्हाट, इन बोथ केसेस x बिलोंग्स टू a। इसके हर एक केस में दो ही पॉसिबिलिटी है ना, केस 1 x बिलोंग्स टू a, केस 2 x बिलोंग्स टू a। दिस इंप्लाइज दैट a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b इज अ सबसेट ऑफ व्हाट a, ये रिलेशन 2। तो हम ये कहेंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b। फर्स्ट पार्ट हो गया। एग्जैक्ट सेम लाइंस पर आपको सेकेंड पार्ट भी करना है, और सेकेंड वाला पार्ट तो जो है ना वो काफी इजी है, काफी इजी है। मतलब सेम है, एक बार करने के बाद इजी हो जाएगा। जैसे ये कर लिया आपने तो आपको पता चल चुका है क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू प्रूव दैट a यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b, और हमें क्या प्रूफ करना है कि a यूनियन b माइनस a इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b एंड a यूनियन b इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b माइनस a, ठीक। यही प्रूफ करना है आपको, इतने बड़े ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक द फर्स्ट रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन में हम ये कहेंगे कि लेट्स टेक एलिमेंट ऑफ a यूनियन b माइनस a। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि इधर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a b माइनस a, यही यूनियन की डेफिनेशन होती है। इसका मतलब क्या है? ये x बिलोंग्स टू a और x belongs to b and x does not belong to a। इसको एक ब्रैकेट में रखिएगा। x belongs to a और x belongs to b and x does not belong to a। This implies that x belongs to a और x belongs to b। भाई जो यहां नहीं बिलोंग कर रहा है वो तो यहां बिलोंग कर गया ना, जो यहां नहीं बिलोंग कर रहा है वो तो यहां बिलोंग कर गया। तो इसको हम हटा सकते हैं क्योंकि ये एलिमेंट्स तो ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ हैं। तो अब इन दोनों का जब यूनियन, इससे बाहर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू b माइनस a। यहां से हम लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a यूनियन। प्रूफ एकदम ऑब्वियस है बच्चों। भाई ये जो स्टेटमेंट्स हैं एकदम सेम यही चीज लिखी ही हुई है। अब x इज इक्वल टू x प्रूफ करना है तो रीजंस ऐसे ही लिखते हैं हम कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस x बिलोंग्स टू a और दिस। इसका मतलब x बिलोंग्स टू दिस। दिस इंप्लाइज दैट a यूनियन b minus a is a subset of a union b। relation 1। second relation
क्या प्रूफ करना है हमको कि इसका एलिमेंट उठाएंगे तो x बिलोंग्स लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b। इसका क्या मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। अब इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको अगर लिखने का मन है तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a माइनस b, सॉरी ऐसे नहीं, जो यूनियन की डेफिनेशन थी कि x बिलोंग्स टू a माइनस b, किसमें जो केवल a वाले एलिमेंट्स हैं, और x बिलोंग्स टू a यूनियन b, सॉरी a इंटरसेक्शन b, और x बिलोंग्स टू b माइनस a। टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए हमने क्या बोला था जब आपको यूनियन पढ़ाया था कि यूनियन जो होता है वो a माइनस b, a इंटरसेक्शन b और b माइनस a तीनों को मिला के बनता है। ठीक, तीनों को इंडिविजुअली ऐड कर दो, आपका a यूनियन b बन जाएगा। तो वही हमने लिख दिया कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b मींस x बिलोंग्स टू या तो a माइनस b में होगा, या a इंटरसेक्शन b में होगा, या b माइनस a में होगा, यही लिखोगे ना आप। तो इसका मतलब इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए आप। तो हम कहेंगे कि x बिलोंग्स टू a माइनस b और x a इंटरसेक्शन b इज a, और x बिलोंग्स टू b माइनस a। यहां से क्या मिला कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a। रिलेशन, सॉरी ये रिलेशन नहीं, दिस इंप्लाइज दैट a यूनियन b इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b माइनस a। रिलेशन 2। तो फ्रॉम 1 and 2 we can say that a union b minus a is equal to a union b। a union b minus a is equal, देखिए सिंपल है बच्चों, हमें क्या किया, a यूनियन b को जो जिन तीन पार्ट से वो बनता है ना, उन तीनों पार्ट्स को अलग अलग लिख दिया और जो हमें चाहिए था उसको अलग कर लिया। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, नोट करिए, समझ लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। तो अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, ये क्वेश्चन काफी आसान है क्योंकि उसने बोल दिया डायरेक्टली आप प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। मींस जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं उन प्रॉपर्टीज को यू कैन डायरेक्टली अप्लाई ऑन दिस एंड प्रूव इट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यू हैव टू प्रूव कि a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। a का यूनियन a इंटरसेक्शन b के साथ, a का यूनियन a इंटरसेक्शन b क्या है, a है, वही प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ a यूनियन a इंटरसेक्शन b, LHS आप लीजिए। ठीक, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इस यूनियन को इसके अंदर, तो ये आएगा a यूनियन, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, a यूनियन a इंटरसेक्शन a यूनियन सॉरी b। ठीक, तो a यूनियन a क्या आएगा आपका, a का इंटरसेक्शन विद a यूनियन b। अब ये बताओ a का इंटरसेक्शन विद a यूनियन b इज व्हाट, a को यूनियन, a का यूनियन लिया b के साथ और आपने उसका इंटरसेक्शन a के साथ लिया, क्या मिलेगा ये, देखिए बेसिकली ये तो यही स्टेटमेंट यहां लिखा हुआ है, लेकिन उसने बोला प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज यही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज की हमने, उसके बाद हमने रीजन लिख दिया, इसको इसमें ले गए उसको इसमें ले आए। और नहीं तो आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, लेकिन फिर वो प्रॉपर्टीज नहीं हो पाएंगे। फिर हम सेट्स की डेफिनेशन से प्रूफ कर रहे हैं। सेट्स की डेफिनेशन से जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था कि आप इसका LHS लीजिए तो कहेंगे कि x बिलोंग्स टू a यूनियन a इंटरसेक्शन b। तो हम ये कहेंगे कि भाई x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। इसका मतलब x बिलोंग्स टू a और x belongs to A and x belongs to B. So in both the cases x belongs to A.
तो ये क्या हो गया, ये इसका सबसेट हो गया। फिर उल्टा प्रूफ कर दो कि x बिलोंग्स टू ए, तो उल्टा कर दीजिए, लेकिन फिर वो प्रॉपर्टीज का यूज नहीं होगा। तो यहां से आप रीजन लिख दीजिएगा कि इंटरसेक्शन ऑफ ए विद ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इटसेल्फ। तो प्रॉपर्टीज यूज करके आपको लिखना है, तो सिर्फ यही लिखना है, ये डेफिनेशन यूज करके हो गया। चलिए सेकेंड पार्ट, LHS ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, लिख दीजिएगा यहां प्रॉपर्टी का नाम, विच प्रॉपर्टी यू हैव यूज्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सिंस दिस इंप्लाइज दैट ए का इंटरसेक्शन विद ए यूनियन ए का इंटरसेक्शन विद बी। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव लिखते जाइएगा क्योंकि प्रॉपर्टी से ही करना है, तो प्रॉपर्टी का नाम भी जरूरी है लिखना। उसके बाद हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ए इज व्हाट, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए का इंटरसेक्शन सी के साथ ए ही आएगा, तो इसकी जगह हमने ए लिख दिया। इसका मतलब ए का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ इज व्हाट, ए। RHS एंड हैंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो टेंशन नहीं लेने का, प्रॉपर्टीज याद रखिए और अप्लाई करते जाइए। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, और इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा हुआ है, ये कराया था हमने आपको, ये बोला था कि ये नहीं होता है, उसका हमने बहुत लेंदी किया था वो क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं, हम एक बार फिर डायग्राम बना देते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, आपको क्वेश्चन भी याद दिला दे, हमको याद आ गया, हमने एक क्वेश्चन प्रूफ करवाया था कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, तब हम कहते हैं कि बी इज इक्वल टू सी। मतलब आपने एक सेट ए का इंटरसेक्शन दो सेट्स के साथ लिया, सेम आ गया, और उसी सेट का उन दोनों सेट्स के साथ जो यूनियन है वो भी सेम आ गया, तब आप ये कह सकते हैं। ये प्रूफ किया है हमने ऑलरेडी, एक क्वेश्चन में प्रूफ कर चुके हैं। अब उसने ये कहा कि अगर ये कंडीशन नहीं दी हुई है तो क्या हम ये कह सकते हैं, तो उसने तो क्वेश्चन में लिख दिया कि नीड नॉट इंप्लाई, मतलब ये जरूरी नहीं है। तो चलिए देखते हैं वेन डायग्राम से। ये हमारा सेट ए है, ठीक, छोटा सा प्यारा सा सेट है हमारा। ये सेट बी है, ठीक, चलिए ये सेट बी है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी ये बना, ठीक। अब हमें एक ऐसा सेट बनाना है, एक ऐसा सेट बनाना है जो कि ए इंटरसेक्शन बी के पोर्शन को एग्जैक्टली कवर करे, बाकी एक्स्ट्रा कुछ और कवर कर ले बाहर का। कहेंगे बिल्कुल भाई पॉसिबिलिटी, या तो ये हो जाए आपका सी ये है, तो आप देखिए ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी सेम है, लेकिन ए यूनियन बी यहां तक लेगा, ए यूनियन सी यहीं तक लेगा, तो बी और सी तो बराबर नहीं हुए। ये भी हो सकता है कि ये आपका सेट सी हो जाए, तब भी ए यूनियन सी अलग है, लेकिन बी सी अलग है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सेम है। तो बच्चों क्या सीखा आपने, हमने ये सीखा, इससे हमने ये सीखा कि केवल ए इंटरसेक्शन बी को बराबर कर देना इस बात का प्रूफ नहीं है, इस बात का प्रूफ नहीं है कि ये जो सेट्स हैं दूसरे वाले वो इक्वल होंगे, ठीक। तो हमने आपको बताया था कि टू डिस्प्रूव एनीथिंग यू जस्ट गिव वन एग्जाम्पल। एक प्रूफ को बर्बाद करने के लिए एक एग्जाम्पल काफी होता है, देख, एक एग्जाम्पल पूरे प्रूफ को बर्बाद कर देता है। तो चलिए सॉल्यूशन लेट क्या, ए इज इक्वल टू, आप ऐसे सेट्स लीजिए जिसमें ए इंटरसेक्शन भी बड़े बड़े मत लेना कि 20-20 सेट एलिमेंट के सेट ले लो। हम ए लेते हैं 1 2 ले लेते हैं, बी लेते हैं, अब ए इंटरसेक्शन बी में कुछ मिलना चाहिए, तो हम कहेंगे 1 और 3 ले लो, सेम सेट तो लेने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए उसने ये बोला कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी आपका सी। देखिए एग्जाम में आप कैसे एग्जाम्पल ढूंढेंगे वो हम बता रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी 1 आ गया, हमें ए इंटरसेक्शन सी भी वही है चाहिए, तो मतलब ए में सी में और कौन सा एलिमेंट चाहिए, हमें 1 तो चाहिए ही चाहिए,
और 1 चाहिए, लेकिन 1 बाकी दोनों एलिमेंट्स नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप सी में 2 लिख देंगे तो ए इंटरसेक्शन सी 1 2 हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। वो चेंज नहीं करना है हमको, क्या करना है, ए इंटरसेक्शन सी भी यही आना चाहिए ना, ए इंटरसेक्शन सी भी यही आना चाहिए। तो हम कहेंगे ठीक है भाई 1 तो रख लिया हमने, अब 2 नहीं रख सकते, 3 रखेंगे तो दोनों सेट सेम हो जाएंगे, वो हमें चाहिए नहीं। रख भी सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, उसके अलावा और एलिमेंट्स रख दीजिएगा। हम कहते हैं भैया इसमें आप 4 रख दो, कोई भी और एलिमेंट रख दीजिए। तो यहां पर हियर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू एलिमेंट 1 बट बी इज नॉट इक्वल टू सी, हेंस प्रूफ। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक, सिंपल है, केवल एक एग्जांपल दे दीजिए, आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, एंड दिस क्वेश्चन इज अ क्वाइट स्मार्ट क्वेश्चन। स्मार्ट क्वेश्चन से हमारा मतलब है कि अच्छा है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है और कॉन्सेप्चुअली आपको मजबूत करेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, एक तीसरा सेट हमने उठाया जिसके साथ दोनों का इंटरसेक्शन 5 है और दोनों का यूनियन बराबर है फॉर सम एक्स, तो आपको शो करना है कि ए इज इक्वल टू बी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें अगर हम एक्स की जगह थोड़े चेंजेस कर दें, मतलब इन सेट्स के नाम चेंज कर दें, हम मान लेते हैं कि यही, चलिए एक्स की जगह सी रख देते हैं, तो हम ये कहेंगे कि सी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू सी इंटरसेक्शन बी। 5 है चाहे नहीं है, कुछ भी है, अगर ये हो गया एंड सी यूनियन ए इज इक्वल टू सी यूनियन बी, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सी ए इज इक्वल टू बी? तो ध्यान दीजिए, ये हम ऑलरेडी प्रूफ करवा चुके हैं क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन में आपने प्रूफ किया है कि अगर 3 सेट्स हैं आपके पास, 3 सेट्स, इसके पहले वाला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि एक सेट उसमें ए था, उससे हमने कहा कि सी का ए के साथ जो इंटरसेक्शन है, सी का बी के साथ जो इंटरसेक्शन है, ये सी है, ए की जगह सी आ गया है, ये बी है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन सेम है, इन दोनों का यूनियन सेम है, तो A इज इक्वल टू बी होना ही पड़ेगा। यही तो हम बता रहे थे कि अगर B अलग होगा तो ये ऐसे बनेगा, यूनियन सेम करने के लिए इसको ऐसा ही बनना पड़ेगा। ठीक, ये वही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, केवल थोड़ा बदल दिया गया है। लेकिन अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पूरा नॉर्मल रिजल्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में जो हिंट दिया है उससे पता चल रहा है। और दूसरी बात यह है कि भाई एक बार हम ऑलरेडी एलिमेंट से तो कर ही चुके हैं, एलिमेंट्स लेके तो कर ही चुके हैं कि एक एक का एलिमेंट लीजिए, केसेस बनाइए और प्रूफ कर दीजिए। अब प्रॉपर्टीज से भी कर लें, तो प्रॉपर्टीज से करने के लिए हम ये कहेंगे कि बच्चों देखिए, चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू ए का इंटरसेक्शन विद ए यूनियन एक्स, ये हमें पता है, ए यूनियन एक्स के साथ अगर आप ए का इंटरसेक्शन लेते हैं तो रिजल्ट ए ही आता है। ठीक, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा चेंज कर देंगे, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स के साथ लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ए यूनियन एक्स बी यूनियन एक्स के बराबर है, ये गिवन है आपको, तो ये गिवन है, रीजन भी लिख दीजिएगा, सिंस ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, लिख सकते हैं, वेरी वेल। अब आप क्या करिए, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, तो यहां से क्या मिलेगा कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए का इंटरसेक्शन विद एक्स आ गया। इसका मतलब ये तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया, इसका यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स क्या है, ये 5 है, ये 5 दिया हुआ है, हमें कहेंगे 5। अब किसी भी सेट का यूनियन 5 के साथ लेने पे क्या मिलता है, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अब ए की वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं भाई, ये ए है, ये ए इंटरसेक्शन बी ये बनता है, लेकिन वो कह रहा है कि पूरा ए यही है, तो इसका मतलब कौन सा केस बन रहा है, ये वाला केस बन रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, इट मींस ए इज कंप्लीटली इनसाइड बी, मींस ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक, रिलेशन 1। ठीक, चलिए अब हम इस रीजन को यहां से हटा देते हैं, क्योंकि आधा बोर्ड फिर हमको चाहिए होगा, तो यहां से हम आएंगे। अब आप दूसरा केस कंसिडर करिए, B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन B यूनियन एक्स, B का हम x के साथ यूनियन लें, फिर उसी का B के साथ इंटरसेक्शन ले लें, तो रिजल्ट B ही आना है।
अंडरस्टूड? तो ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं हम लोग, ठीक। अब हम ये कहेंगे कि B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A यूनियन X। क्यों? सिंस A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X। तो यहां से क्या मिला? B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X। B इज इक्वल टू, अब B इंटरसेक्शन A तो आया, लेकिन B यूनियन X क्या है? B इंटरसेक्शन A तो आया, B इंटरसेक्शन X क्या है? बोलोगे फाई है, गिवन है ना ये आपको। तो यहां से हमको मिला फाई, मतलब फाई का आप किसी भी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो क्या मिलने वाला है? वापस वही सेट मिलने वाला है। इंटरसेक्शन ले रहे होते तो फाई मिल जाता, लेकिन यूनियन ले रहे हैं तो हमें बी इंटरसेक्शन ए मिल गया। इसका मतलब बी का इंटरसेक्शन ए के साथ लीजिए और वो बी के बराबर हो जाए, तो ये ए है, ये बी है, मीन्स बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी अगर बी इंटरसेक्शन ए के बराबर है, समझना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको मत कंफ्यूज करना, यही तो स्टेप समझाएगा आपको कि B इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। मतलब B इंटरसेक्शन ए क्या है? ये है, ये B, ये मान लीजिए ये आपका A है और ये B इंटरसेक्शन A है। अब ये बताओ, अगर हमने ये बाहर कुछ भी गोला बना दिया, बाहर कुछ भी, नॉर्मली हम यही बनाते थे ना, ऐसे बनाते थे दो सेट, ये हमारा B होता था, ये होता था। लेकिन अगर उसने ये कहा कि B की वैल्यू B इंटरसेक्शन A के बराबर है, ये इसका मतलब यहां पर कुछ भी नहीं है ना, ये तो है ही नहीं, नहीं तो इसके बराबर कैसे? यहां कुछ बच जाएगा। इट मीन्स कि B इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन A मीन्स B A का सबसेट ही होना चाहिए, मतलब समथिंग लाइक दिस डायग्राम बनना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा रिलेशन हो गया। तो पहला रिलेशन कि A इज अ सबसेट ऑफ B, और दूसरा रिलेशन B इज अ सबसेट ऑफ A। तो फ्रॉम 1 and 2 हम कहेंगे A इज इक्वल टू B। A इज इक्वल टू B प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना होता है? कि A B का सबसेट है, B A का सबसेट है, ठीक। तो देखिए बच्चों, इसको आप ध्यान से समझिएगा, थोड़ा भी कंफ्यूजन रखने का चांस नहीं लेने का, चांस लोगे फंस जाओगे। हम आपको एक बार फिर से समझा देते हैं कि कैसे ये होता है। देखिए, ये A है और B है, ये कहा जा रहा है कि A इंटरसेक्शन B, पहले केस में हमने ये कहा कि A इंटरसेक्शन B A के बराबर है, मतलब आपका सेट A क्या होना चाहिए? यही होना चाहिए ना, सिर्फ इतना होना चाहिए। अगर A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B है तो ये पोर्शन गायब हो जाएगा। तो यहां से क्या मिल रहा है? कि A इज अ सबसेट ऑफ B। उसी तरीके से अगर उसने कहा कि B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, मतलब ये A इंटरसेक्शन B है, यही B है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, वरना A इंटरसेक्शन B के बराबर भी नहीं हो पाएगा। तो पहले वाले ने इसको गायब किया, दूसरे वाले ने इसको गायब किया, तो बताओ क्या पॉसिबिलिटी है? कि A इंटरसेक्शन B ही A है और A इंटरसेक्शन B ही B है, मींस A इज इक्वल टू B। सिंपल, ठीक है बच्चों, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो जो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, 1 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन समझना जरूरी है। समझना जरूरी है कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आई हैव बीन गिवन 3 सेट्स, 3 सेट्स आपके पास दिए हुए हैं, A, B और C। कौन कौन से? A, B और C। देखिए, हम जब भी वेन डायग्राम बनाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम सबसे पहले ये स्क्वायर बनाते हैं या रेक्टेंगल, जिसको भी कह लीजिए, जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस रेक्टेंगल का कोई पोर्शन यूज नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यूनिवर्सल सेट, जब भी आप किसी भी सेट्स की प्रॉब्लम को डील करते हैं तो यू ऑलवेज नीड टू हैव अ यूनिवर्सल सेट, ठीक। यूनिवर्सल सेट भले ही आपके क्वेश्चन में रोल प्ले कर रहा हो या ना कर रहा हो, दिमाग में रहना चाहिए कि एक यूनिवर्सल सेट हमेशा होता है, वरना कभी अचानक क्वेश्चन में यहां कोई डेटा बचेगा और आप उसको स्किप कर जाएंगे और आंसर तुरंत गलत आ जाएगा। आदत बना लीजिए कि जो स्टैंडर्ड थिंग्स है वो हमेशा आपके डायग्राम में प्रेजेंट हो जानी चाहिए। दूसरी भी चीज कि ऐसा बनाना ना गलत दिखता भी है, सीधे आप 2 सेट्स ऐसे बना दीजिए तो ये गलत दिखता भी है, यू आर स्किपिंग द मेन पार्ट ऑफ द वेन थियरी। चलिए, तो उसने बोला कि आपके पास 3 सेट्स हैं, वो ये बोल रहा है
कि भाई ए इंटरसेक्शन बी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, बी का इंटरसेक्शन विद सी भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, और सी का इंटरसेक्शन विद ए भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाई हो जाए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाई हो जाए, क्या हो जाए, फाई। ठीक, तो अब बताइए इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे। देखिए आपको प्रूफ तो करना नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी आस्किंग यू टू गिव एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल आपको ऐसा देना है, एक एग्जाम्पल ऐसा देना है जिसमें ये होल्ड कर जाए, ये पोर्शन गायब होना चाहिए। तो चलिए डायग्रामेटिकली देखने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब है इसका। डायग्रामेटिकली आपको वेन डायग्राम की थियरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी करनी पड़ेगी। हमें कहते थे कि सर्कल्स से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो पॉसिबल यहां नहीं होगा। ठीक, हम ये कहेंगे कि ठीक है बना सकते हैं, चलिए ट्राई करते हैं कि जितना क्लोज टू सर्किल बने उतना क्लोज टू सर्किल बना देते हैं। ये आपका ए है, ये आपका बी है, इससे हमारा काम नहीं बनेगा। इससे हमारा काम बन जाएगा। ठीक, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए, ये बी, ये सी। तो ए इंटरसेक्शन बी मिला, बिल्कुल मिला, बी इंटरसेक्शन सी मिला, बिल्कुल मिला, सी इंटरसेक्शन ए मिला, बिल्कुल मिला। लेकिन क्या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है? कुछ भी नहीं, वो फाई है। और इसी का आपको एक एग्जाम्पल देना है, वेरी सिंपल। क्या करोगे पहला सेट ए कुछ भी लिख दो अपने मन से। देखो बहुत बड़ा, जब भी कोई एग्जाम्पल देने की बात आए ना तो अपने टैलेंट मत दिखाइएगा, अपना टैलेंट नहीं दिखाना है, वहां सॉल्यूशन करना है। टैलेंट दिखाने लगोगे फिर पता कि नहीं मैं तो 5 एलिमेंट का सेट लिखूंगा, मैं 10 का लिखूंगा, मैं 20 का लिखूंगा, पता चला कि चपर जाओगे। चपरने का मतलब पता है ना, सपोज करिए आप कटोरी में कुछ खाना लेके जा रहे हैं, कटोरी गिर गई, खाना चपर जाता है चपरना मतलब इट्स स्प्लैश्ड ऑल ओवर द फ्लोर। तो इसी तरीके से नंबर भी आपका फैल जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू एक्यूमुलेट इट। तो इसलिए प्लीज बी केयरफुल। जब भी आप एग्जाम दे रहे हो तो योर टारगेट शुड बी गेटिंग द आंसर, योर टारगेट शुड बी हाउ टू गेट द आंसर। उसके अलावा और कुछ दिमाग में मत रखो। ये मत सोचो कि अरे मैं पीएचडी कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, क्या ये मेरा थीसिस के लिए ये पोर्शन होगा कि नहीं, टॉपिक बन सकता है कि नहीं। दैट इज अ थिंग टू बी डिसाइडेड आफ्टर द एग्जाम। आफ्टर द एग्जाम आप उस पूरा पेपर का डिसेक्शन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक एग्जामिनेशन हॉल में हो आपका फोकस सिर्फ एक होना चाहिए, कैसे आंसर आएगा, सही आंसर आएगा और कैसे हमको नंबर मिलेंगे। ठीक, क्योंकि नंबर ही दुनिया देखती है, कोई आपकी आंसर शीट देख के नहीं, आंसर शीट तो रद्दी के भाव तौल दी जाती है, लेकिन नंबर घर पे जाता है, घर पे जाते ही पापा देखते हैं और उसके बाद अच्छा हुआ तो भी प्रसाद मिलता है, बेटा अच्छे नंबर लेके आया है, आरती उतार के प्रसाद खिलाओ। बट नंबर खराब आता है तो भी प्रसाद मिलता है, यही नंबर आया पड़ाक पड़ाक। मतलब प्रसाद तो दोनों केस में मिलता है, कौन सा प्रसाद आपको पसंद है उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। एंड आई थिंक कि किसी को दूसरा प्रसाद तो नहीं पसंद ही आता होगा। तो छोटे एग्जाम्पल्स, एकदम छोटे। अब एक एक एलिमेंट का मत लीजिएगा, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन बी भी चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी भी चाहिए, सी इंटरसेक्शन ए भी चाहिए। तो एक एक नहीं, दो एलिमेंट्स का सेट लीजिए। हमने कहा कि सेट ए में 1 और 2 ले लिया हमने। ठीक, सेट बी लेते हैं जिसमें इसका एक एलिमेंट होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी दिखाना है। ये तीनों के तीनों नॉन एम्प्टी हैं। ठीक, ये तीनों के तीनों नॉन एम्प्टी हैं। तो हम कहेंगे भाई ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी के लिए 1 ले लिया, अब 2 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 ले लिया तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा। तो फिर इन दोनों का जो भी सी के साथ इंटरसेक्शन एलिमेंट आएगा वो तीनों में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ के हम कोई तीसरा एलिमेंट ले लेंगे 3। अब यहां से आप ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, एलिमेंट 1 आ गया। ठीक, अब थोड़ा ट्रिक से, थोड़ा सोच के आपको तीसरा सेट उठाना है सी, सच दैट उसका इंटरसेक्शन इसके साथ भी आना चाहिए, उसका इंटरसेक्शन इसके साथ भी आना चाहिए। तो बताइए बच्चों, अब तीसरा सेट कैसे लिया जाए कि उसका इसके साथ भी इंटरसेक्शन आ जाए, इसके साथ भी इंटरसेक्शन आ जाए, पर तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो देखिए, तीनों में अगर कुछ कॉमन नहीं लेना है तो इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो 1 तो यहां नहीं आना चाहिए, 1 तो यहां डेफिनेटली नहीं आना चाहिए, क्योंकि 1 आ गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा।
1 आ गया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो सो व्हाट शुड वी डू कि भाई इसका एक एलिमेंट 1 नहीं लेना है तो दूसरा वाला उठा लो, ठीक। इसका एलिमेंट 1 नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि 1 तो इसका इंटरसेक्शन है, तीनों में आ जाएगा, दूसरा वाला उठा लो। अब ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 1। बी इंटरसेक्शन सी कितना आया? 1 2 1 3 2 3 3। ए इंटरसेक्शन सी कितना आया? 1 2 2 3 2। लेकिन अगर आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की बात करेंगे तो 1 2 1 3 2 3 तीनों में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कॉमन है। क्या दिख रहा है? क्या 1 इन दोनों में है, 2 इन दोनों में है, 3 इन दोनों में है, बस। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपका क्या बन गया? 5। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपका 5 बन गया है, ठीक है बच्चों। तो ये जो है आपको एग्जाम्पल्स लिखते टाइम बहुत ही सावधानी से एग्जाम्पल्स लिखने हैं, कोई भी रिस्क नहीं लेना है कि हम 4 सेट्स का लिख लें। देखिए 4, इसमें आप 3 का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 3 का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 3 का एग्जाम्पल हम दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बड़ा नहीं लिख सकते, बहुत कठिन हो जाएगा, लेकिन अननेसेसरली आपको टाइम लग जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने ए लिखा 0 1 2, बी लिखा, अब हमें ए और बी में कुछ इंटरसेक्शन चाहिए, क्या लिखेंगे? चलो 2 3 4 लिख देते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी मिल गया। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया आपका? से 0 1 2 2 3 4 2 आ गया। अब सी लेना है हमें, सी लिखना है सच दैट इसमें भी इंटरसेक्शन कुछ मिले, इससे भी इंटरसेक्शन कुछ मिले। तो इसके वो एलिमेंट्स उठाओ जो इसमें नहीं है। तो हमने कहा भैया 1 उठा लिया हमने, ठीक। इसमें का एक एलिमेंट उठाओ जो इसमें है पर इसमें नहीं है, 4 उठा लिया हमने, और एक एलिमेंट और उठा लिया 5, ठीक। अब ध्यान से देखिए, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आया? ए इंटरसेक्शन बी 0 1 2 2 3 4 2 आ गया। बी इंटरसेक्शन सी कितना आया? बी का इंटरसेक्शन सी के साथ 2 3 4 1 4 5 4 आ गया। सी का इंटरसेक्शन ए के साथ 0 1 2 1 4 5 1 आ गया। तीनों नॉन एम्प्टी सेट्स आ गए। लेकिन अगर आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की बात करेंगे तो इसमें 0 1 2 है, तो इन दोनों में केवल 2 कॉमन था जो कि इसमें मिसिंग है। इसका मतलब ये क्या आएगा? ये आपका डेफिनेटली 5 आ जाएगा। तो कोई भी एक एग्जांपल दे दीजिए, बस थोड़ा सेट्स को ध्यान से रख के लिखना है कि इन दोनों में कुछ कॉमन हो, तो तीनों में कुछ कॉमन ना लिख दीजिएगा। 2 वाला एग्जांपल हमेशा इजी रहता है, पर डिपेंडिंग ऑन द सेट्स, जरूरी नहीं है कि हमेशा। अब 3 वाला भी इसमें भी इजी, उतना कठिन नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ये जो है आपके क्वेश्चंस, कहाँ गई बुक हमारी? हाँ ये रही। क्वेश्चंस जो हैं ये आपके कहते हैं 11th तक हमने कर लिया। इस एक्सरसाइज में आपके इन टोटल कितने हैं? 16 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। तो 16 क्वेश्चंस में से अब जो 4 क्वेश्चंस हैं, ये चारों आपके वर्ड प्रॉब्लम्स है। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब सर्वे, सेट थ्योरी, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जो हमने बाद में आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाली थियरी पढ़ाई थी कि प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स, याद होगा ना? Na यूनियन B इज इक्वल टू Na प्लस NB माइनस Na इंटरसेक्शन B, Na यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू Na प्लस NB प्लस NC माइनस Na इंटरसेक्शन B माइनस Na B इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन A प्लस Na इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। याद रखिएगा, हमको याद है तो आपको भी याद होना चाहिए। तो ये फॉर्मूले आप लोग, इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड आपके 4 क्वेश्चंस हैं। अभी तक जो आपने क्वेश्चंस एग्जाम इसमें किए हैं उसमें 2 ही सेट्स इन्वॉल्व थे, अब 3-3 सेट्स वाले हैं क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस 3-3 सेट्स वाले हैं। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द रिमेनिंग 4 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कंप्लीटिंग दिस एक्सरसाइज। और हाँ, प्लीज बिफोर वी डिपार्ट, लेट मी रिक्वेस्ट यू कि प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड अगर आपको हमारा दिया हुआ ज्ञान पसंद आता है तो डेफिनेटली गिव अस अ थम्स अप एंड डाउनलोड एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। और उसके बाद भैया अगर कोई सजेशन हो तो कृपया कमेंट्स बॉक्स या हमारे एप्लीकेशन के चैट बॉक्स में लेकर दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन कमेंट्स को, उन आपके सुझावों को अपने वीडियोस में डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करें। और अगले वीडियो में ये 4 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा एंड विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर कॉल्ड, कौन सा? रिलेशंस एंड फंक्शंस। आई सपोज यही नाम है ना, अब मुझे याद तो नहीं है नाम। यस, रिलेशंस एंड
फंक्शंस। ठीक, चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।